हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। एनएसटी का सेकंड पेपर हो चुका है और इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इनका स्कोर भी बहुत ही जबरदस्त आया हुआ है, यानी कि इनकी प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त चल रही है। तो आज हम क्या करते हैं कि कल पेपर हुआ था, इन लोगों का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका वीडियो सॉल्यूशन भी बच्चों को दे देते हैं, जिससे कि वो एक एक क्वेश्चन को आराम से बैठ के लगा सकें और उनकी प्रिपरेशन और बेहतर से बेहतर हो सके। तो पहला जो इसमें पार्ट होता है वो होता है आपका रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग वाले पार्ट के बाद हम लोग का मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, जो कि मैथमेटिक्स आपका था 41 to 60, ठीक है। और बीच में होता है क्या आपका, और उसके बाद 61 to 80 क्वेश्चंस जो होते हैं नंबर तक, ये होते हैं आपके मैथमेटिक्स के बाद वाले, यानी कि हिंदी के क्वेश्चंस। ओके, तो 1 to 40 रीजनिंग, 41 to 60 मैथमेटिक्स और 61 to 80 जो होता है वो आपका होता है मैथमेटिक्स वाला पार्ट। ओके, तो आज पार्ट बी होने चल रहा है, जो है मैथमेटिक्स वाला पार्ट। चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग लेते जाएंगे और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखते जाएंगे। ओके, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे चला गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है। तो योगफल क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, 17 से बड़ी नहीं है, यानी कि 17 तक की अभाज्य संख्याओं का हमें क्या निकालना है? हमें योगफल निकालना है। ओके, चलो देखो, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, बहुत बढ़िया 2 प्लस दूसरी, उसके बाद 3 आता है, फिर क्या आता है भैया? फिर आता है 5 के बाद 6 तो होता नहीं है, 7 होता है, फिर 7 के बाद 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 जो है वो विषम संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं प्राइम नंबर्स, वो होती हैं जो 1 से कटे या तो उसके बाद केवल अपने आप से कटे। 9 जो है वो 3 से भी कट जाती है, ठीक है। हाँ, ये कंफ्यूजन मत रखना। उसके बाद 11 के बाद 13 आती है, 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, फिर 17 आती है। अब इन सारी नंबर्स को जोड़ लो, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। देखो 3 2 5 5 10 10 7 17 और 17 11 28, 28 और 13 41 और 41 17 58, 58 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? 58, 58, यानी कि आंसर नंबर 2 जो है वो दैट इज क्वाइट करेक्ट। दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चल, ये तो था अपना 41 नंबर। 42 पे आ जाओ। 42 क्वेश्चंस को देखो, तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया होगा वो भी। 42 क्वेश्चंस देखो क्या लिख रहा है। 4 2 8 7 3 0 1 5 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मानों का अंतर बताइए। ओके, तो संख्या क्या है? सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, संख्या क्या है? 4 2 8 7 3 0 1 5। अब इसमें किसके स्थानीय मान? 7 के स्थानीय मान। भाई 7 का स्थानीय मान क्या होता है मेरे भाई? 7 को लिख दो और उसके बाद 1 2 3 4 संख्या है तो 4 जीरो लगा दो। और 7 का जातीय मान क्या होता है? देखो, एक होता है प्लेस वैल्यू, है ना, और एक होती है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान का मतलब जो संख्या यहाँ पे छपी हुई है वो संख्या डिट्टो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आ गया कितना? 7। अब इसको दोनों को घटा लो। भाई इसको जैसे ही घटाते हो यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, यानी कि 9993, 9993। क्या ये आंसर आपका आ रहा है? 99 नहीं, यहाँ पे तो 6 आएगा ना भाई, यहाँ पे फिर 6 बचेगा, तो ये तो 69993, 69993, यानी कि इसमें आपका जो आंसर करेक्ट है वो है आंसर नंबर सेकंड। ओके, आंसर नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 43। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में
कुछ करना नहीं था, स्थानीय मान और जातीय मान आपको निकालने थे। स्थानीय मान का मतलब होता है मेरे भाई कि उस संख्या को लिखो और उसके बाद जितनी भी संख्याएं बच रही हैं उतना ही जीरो आगे बढ़ा दो। ओके, तो आपने ऐसे ही करके उसके बाद जातीय मान या फेस वैल्यू का मतलब होता है कि वही संख्या, डिक्टो वही संख्या। ठीक है, तो इतना बात आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलो 43 देखो आपकी स्क्रीन पे चला गया होगा। 43 क्या कह रहा है, किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 अधिक है। बात समझ में आ रही है क्या, कि किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/5 भाग से 500 अधिक है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो भाई मान लो वो धन क्या था, मान लो वो धन x था। अब मान लो वो धन x था, जब हमने x माना तो अब देखो क्या कह रहा है कि 3/2 भाग, यानी कि 3x/2 कितना ज्यादा है, उसके 2/3 भाग से, यानी कि 2x/3 से कितना ज्यादा है, 500 ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि 3/2x में से 2/3 x अगर हम घटा दे तो कितना आएगा, 500, क्योंकि 500 ज्यादा है ना। जैसे मैं ये कहूं कि मान लो कि राम है एक, या कोई लड़का है, मान लो जो मेरे बगल एक लड़का खड़ा है, ये एक लड़का है और ये इसके पास मुझसे 10 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब उसके पैसे और मेरे पैसों को आपस में जब घटाओगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। वैसे ही ये क्या कह रहा है कि किसी धन का 3/2 भाग उसी धन के 2/3 भाग से 500 ज्यादा है। तो भाई क्या करो, 3x/2 माइनस 2x/3, ये दोनों करोगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। ओके, ये बात समझ में आती है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। जैसे इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो लासा लोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 2 3 तो 3 3 9x माइनस 3 दूना तो 2 दूना 4x बराबर कितना आएगा, 500 आएगा। 9 में से 4 गया 5x, तो 5x/6 बराबर 500। तो ये बताओ x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा, ये इधर जाके देखो, यहाँ पे भाग है, इधर जाके गुणा करेगा, और यहाँ गुणा है तो इधर जाके भाग करेगा। तो ये होगा 500 गुणे 6/5, तो 5 से 5 गया 00, तो कितना है 600, कितना है 600। तो 600 आंसर आएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो दैट इज 1, फर्स्ट जो था वो करेक्ट ऑप्शन था जिसमें 600 आंसर आपका आ रहा है। तो ये भी मॉडल पेपर एक ऐसा मॉडल पेपर था जो आप ये कंसीडर कर सकते हो कि हाँ भाई कल को अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो हमसे कोई गलती नहीं होने वाली है, हम लोग बिल्कुल प्रॉपर वे में इसको करेंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आए होंगे। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और है, तो वो कहां पे कर लें, यहाँ पे आओ। 44 नंबर यहाँ पे कर लो, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 44 इधर देखो, इधर ठीक 44 देखो, तुम्हारी स्क्रीन पे 44 नंबर भी चला गया होगा। ध्यान से देखना कि एक हवाई जहाज 400 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ रहा है, तो वह 40 सेकंड में कितना दूर जाएगा। ओके, देखो एक हवाई जहाज है जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि 400 किलोमीटर 1 घंटा, यानी कि कितने सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो तुमसे ये पूछ रहा है कि 40 सेकंड में कितना दूर जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा कि अगर 3600 सेकंड में जाता है कितना, 40,000 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ऐसे तुम्हें लगाना पड़ेगा कि 3600 सेकंड में कितना जाता है, 3600 सेकंड में जाता है 400 किलोमीटर। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 400/36, कम जाएगा ना भाई 3600। अब 40 में कितना जाएगा, 40 सेकंड में, तो 400 गुणे 40/3600। ठीक, तो ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो चले गए। 4 से काट दो, 4 दहम्मा 40 और 4 9 36 और 10 चौके 40, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 40/9। 40/9 का मतलब होता है 9 चौक 36, फिर दशमलव लगाओगे, फिर 9 चौक 36,
फिर दशमलव, फिर 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी कि 4.444 आ रहा है क्या? हाँ, तो 4.444 का मतलब ये हो गया कि 4 किलोमीटर और 444 मीटर। ठीक है, क्योंकि भाई ये तो पूरा का पूरा क्या है, इसको अगर पूरा का पूरा अगर तुम 1000 से गुणा कर दो तो ये मीटर में बदल जाएगा, और मीटर में बदलते ही तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये 4 किलोमीटर है, और ये जो 444 बचा है ये 444 मीटर होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई, जो करेक्ट आंसर है इसका वो है 2, ऑप्शन नंबर 2 की 4 किलोमीटर और 444 मीटर। ओके, चलो, तो मुझे लगता है ये चारों क्वेश्चन आपको फंटास्टिक वे में समझ में आए होंगे, आपको मजा आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड को करते हैं क्लीन और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। 45 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 180 है। स्क्रीन पे आ गया होगा आपके, उसको भी आप वहां से देखिए ध्यान से, कि दो संख्याओं का योग 180 है तथा उन संख्याओं का मासा 12 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? देखो, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था कि भाई अगर कोई संख्या, अगर दो संख्याएं हैं और दोनों का योग 180 है, तो अगर हम ये माने कि मान लो, ये क्वेश्चन नंबर है 45, अगर हम ये कहें कि भाई मान लो कि वो पहली संख्या x थी और दूसरी संख्या y थी, तो x और y जो है, x और y इन दोनों का योग कितना है? इन दोनों का योग 180 है। लेकिन याद रखो, ये भी कह रहा है कि मान लो कि पहली संख्या तुम्हारी x हो गई और दूसरी y हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का मासा 12 है। मासा का 12 होने का मतलब ये होता है कि 12 इसके साथ भी है और 12 इसके साथ भी है। ठीक है, मतलब 12 से x में भी मल्टीप्लाई हुआ है और 12 से y में भी मल्टीप्लाई हुआ है। अब क्या हुआ कि इन दोनों का जो योग है वो कितना है? वो है 180। वो कितना है? 180 है। अब अगर ये बात तुम्हें समझ में आती है, कितना है? 180 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? तो ऐसा करो कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो जरा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई किए तो 12 से काट दो, 12 से ये भी कट गया, 12 से ये भी कट गया, 12 से ये भी कट गया, तो कितना हो गया यहाँ पे? 12 1 के 12 और 12 25 60, यानी कि x प्लस y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 15। x प्लस y की जो वैल्यू आई वो 15 आई। अब देखो कि x की वैल्यू क्या लो और y की वैल्यू क्या लो, तो 15 आए। और ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? तो चलो, और हाँ एक बात याद रखना, उन दोनों जोड़ों में अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या जरूर होनी चाहिए। तो चलो जल्दी से ये बताओ कि भाई अगर हम 1 लेते हैं तो अगला y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है, 1 तो 1 और 14 हो जाता है। अच्छा, अगर 2 ले, यहाँ पे 2 और 13 भी पॉसिबल है, यानी कि अगर हम 2 लें और 13 लें, 2 और 13 भी पॉसिबल है। अब देखो, 2 के बाद अगर हम 3 लें, 3 और 3 लें और 3 के साथ अगर इसको 3 ले लेते हैं तो एक को हमें 12 लेना पड़ेगा। तो 12 और 3, अब देखो 3 और 12 आपस में कट जाएंगी ना, तो इसको नहीं लेना है। फिर 4 लो, 4 और 11 हो सकता है। हाँ, वेरी गुड, 4 और 11 हो सकता है। उसके बाद देखो, क्या 5 और 10? नहीं, 5 और 10 नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 5 और 10 आपस में क्या होगा भाई? उनका भी जब तुम HCF निकालोगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो 5 और 10 नहीं होगा। क्या 9 और 6? ये भी नहीं होगा। 7 और 8, हाँ 7 और 8 होगा, क्योंकि 7 और 8 मतलब ऐसी संख्याएं तुम्हें लेनी है जिन दोनों का मासा क्या हो, मतलब अभाज्य संख्याएं टाइप की होनी चाहिए दोनों। ठीक है, तो 7 और 8, क्या इसके बाद भी कोई पॉसिबिलिटी है? बस अब उसके बाद जाओगे तो फिर वही आएगा कि 7 ले लिए, 8 ले लिए, फिर 8 7 कहोगे, फिर उसके बाद यही सारी संख्याएं रिपीट होने लगेंगी। ठीक है, तो अब ये देखो कि 1 2 3 और 4, यही 4 जोड़े पॉसिबल हैं। तो कुल मिला के इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? इसमें आपका आंसर जो सही होगा वो होगा 4 जोड़े, 4 जोड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। 2 नंबर वाला जो था वो करेक्ट था। ओके, अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो है कि
46 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 165 है, 165 है एवं उनका मासा 15 है, तो ऐसी संख्याओं के समूह का युग्म बताएं। हाँ, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है कि भाई मान लो एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है, और दोनों संख्याओं का क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का जो मासा है मेरे भाई, मासा वो कितना है, दोनों संख्याओं का मासा 15 है। तो इसका मतलब 15 इसके भी साथ होगा 15x, और 15 इसके भी साथ होगा ये 15y। अच्छा, अब दोनों का योग जो है वो कितना है, दोनों का योग 165 है, 165 है। अब चलो एक काम करो, इसको काटो, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, तो 15 15 और 15 से इसको काटोगे तो 15 1 के 15, 15 1 के 15, 11, यानी कि यहाँ पे 11 आ गया, यानी कि x प्लस y बराबर 11, x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब x और y के कितने ऐसे जोड़े पॉसिबल हैं जो सह अभाज्य हो, तो चलो जल्दी से बता दो। एक तो 1 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या 2 और 9, हाँ ये भी पॉसिबल है, 2 और 9। क्या 3 और 8, हाँ ये भी पॉसिबल है, 3 और 8। क्या 4 और 7, ये भी पॉसिबल है, 4 और 7। और उसके बाद 5 और 6 भी पॉसिबल है, गुड, 5 और 6 भी पॉसिबल है। 5 और 6 के बाद अगर 6 लेते हो तो 5, ठीक है, फिर से वही आ जाएगा भाई, 6 5 11 होता है ना भाई, दोनों को जोड़ के 11 आना चाहिए। 9 से 10 1 11, 9 2 11, 8 3 11, 7 4 11, 5 6 11, और कुछ। अब अगर 6 लेते हैं तो 5 लेना पड़ेगा, ये तो ले ही लिए, ठीक है। 7 लेते हैं तो 7 4, फिर वही चीजें रिपीट होने लगी, यानी कि इसमें कितने जोड़े, 1 2 3 4 5, इसमें 5 जोड़े पॉसिबल हैं, 5 जोड़े पॉसिबल हैं। लेकिन इसमें तुम्हें ये नहीं देखना है कि कौन सा जोड़ा पॉसिबल, तुम्हें ये देखना है कि वो संख्या कौन सी हो सकती है। तो इसमें देखो, एक 30 और 135 दिया गया है, 40 140 दिया गया है, 65 और 75 दिया गया है, और 80 और 90 दिया गया। तो जरा ये बताओ यहां से कौन सी संख्या बनेगी। अगर x की वैल्यू 1 रखो और 10 की वैल्यू और y की वैल्यू 10 रखो तो 10 25 50, तो यहां से तो 15 था, यहां से 150 बनेगा, y की वैल्यू 150 बनेगी, और x की वैल्यू क्या बनेगी 15, तो 15 और 150 बनेगी। यहां से क्या बनेगी ये बताओ, यहां से बताओ, 15 दूना 30, और क्या बनेगा 15 नहीं है 135। समझ रहे हो ना कि x की वैल्यू यहां पे रखो तो जो आए उसको यहां रखो, तो 15 दूना 30, और y की वैल्यू इसमें रखो तो 15 नहीं है 135, तो 30 और 135 बन रहा है। यहां से देखोगे तो 145 और 15 8 120 बनेगा। यहां से देखोगे तो 60 और 105 बनेगा, 60 और 105 बनेगा। यहां से देखोगे तो 75 और 90 बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अब देखो क्या इसमें से इन सबों में से कौन सी संख्या मिल रही है, इन सबों में से कौन सी संख्या मिल रही है, इन सबों में। अपने आंसर को मिलाओ, अपने आंसर को मैच करो। तो जैसे ही तुम आंसर को मैच करना शुरू करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि भाई इसमें से तो 30 और 135, हाँ यही पहला ही मिलेगा। ये देखो, ये 30 और 135, इसके अलावा तो कोई नहीं मिल रहा है। तो यही वाला जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है 30 और 135, वैसी संख्याओं के सही युग्म कौन से होंगे। अगर इसमें से कोई और ऑप्शन होता तो वो भी करेक्ट हो जाता। ओके, तो यहाँ पे 30 और 135 वाला जो ऑप्शन है दैट इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलो आपका 47 नंबर भी हो गया। अब हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देखो, इसको बहुत पहले मैंने आपको बताया था और आज फिर से मैं बता दूं कि टाइलों की जो संख्या होती है, जो टाइल्स का नंबर होता है, वो कैसे निकाला जाता है। देखो, यह है क्वेश्चन नंबर अपना 47। क्वेश्चन नंबर 47।
देखो टाइल्स की संख्या बराबर, एक सूत्र लिख लो, टाइल्स की संख्या बराबर, अब देखो जिस पे तुम्हें टाइल लगवाना है, मान लो दीवार पे लगवाना है तो दीवार का क्षेत्रफल, फर्श पे लगवाना है तो फर्श का क्षेत्रफल, तो यहां पे हमें फर्श पे लगाना है तो फर्श का क्षेत्रफल बटे बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। लेकिन एक बात याद रखना कि दोनों की जो इकाई हो वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, दोनों की जो इकाई हो वो सेम होनी चाहिए। अब देखो ये तो दिया गया है मीटर में दिया गया, तो तुम एक काम करो कि इसको भी मीटर में ही कर लो। तो 8 मीटर गुणे 6 मीटर, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 8 गुणे 6। भाई क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, अब देखो उसके बाद क्या करा, फर्श को रखने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वाले। अच्छा ये बताओ कि एक डेसीमीटर में कितने मीटर, एक डेसीमीटर में कितने मीटर, 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। ओके, तो ये बताओ कि 4 डेसीमीटर में कितना होगा, तो 4 डेसीमीटर में 10.4 डेसीमीटर में 0.4 मीटर, तो 0.4 गुणे 0.4, तो भाई क्योंकि वर्गाकार हो जाएगी ना टाइल की एक भुजा दी गई है, क्योंकि ये वर्गाकार है, तो 0.4 गुणे 0.4। अब इसको तुम काट दो, इसको तुम जैसे काटोगे तो ये बताओ इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, और इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे एक 0 बढ़ा दो। अब चलो काट दो, 4 चौके 16 होता है और 16 पंचे 80 होता है। अब देखो 5 6 30, यानी कि कितना आ जाएगा 300, कितना 300। तो टाइल्स की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, टाइल्स की संख्या आपकी आ जाएगी 300। क्या 300 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें कुछ नहीं, बस देखो टाइल्स का मतलब होता है टाइल्स निकालना हो, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना हो, या कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं ये निकालना हो, और टुकड़े की लंबाई चौड़ाई दी गई हो, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे केस में, हमें ये करना चाहिए कि टाइल्स की संख्या, यानी कि जिस दीवार की बात कर रहा हो या किसी फर्श की बात कर रहा हो या किसी भी क्षेत्र की बात कर रहा हो, तो उसमें टुकड़ों की संख्या, टाइल्स की संख्या, ये सब निकालने के लिए, या कितना पैसा लगेगा उस टाइल को लगवाने के लिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं टाइल्स की संख्या निकालते हैं। टाइल्स की संख्या के लिए सीधे ये जानो कि बड़े क्षेत्रफल को छोटे क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं। तो इसमें बड़ा क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा क्षेत्रफल फर्श का क्षेत्रफल होगा, तो फर्श के क्षेत्रफल को टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने भाग किया, भाग करने के बाद हमें टाइल्स की संख्या पता चल गई। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि अगर एक टाइल को लगवाने का खर्च मान लो 10 रुपए है, एक टाइल को लगवाने का खर्च मान लो 10 रुपए है, तो इतनी टाइल्स को लगवाने का खर्चा क्या होगा, तो भाई इसको 10 से फिर से गुणा कर देते, और जैसे 10 से गुणा करते तो आ जाता 3000, तो ये 3000 रुपए आता, 3000 रुपए आता। किस चीज की कीमत आती 3000 रुपए, ये 3000 रुपए होते टाइल्स को लगवाने का खर्चा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 47 आपका ओवर हुआ। अब आओ क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी मेरे भाई। 0.5 गुणे 0.3 प्लस 0.5 गुणे 0.2 अपान यानी कि बटे 0.5 गुणे 0.9। अब इतने का मान क्या होगा, तो सबसे पहले इसको लिख लो, सबसे पहले इसको लिख लो। नौ। अब देखो तुम्हें एक बात बता दें कि इसमें सारे ऑप्शंस पे जो देख रहे होगे तो सारे ऑप्शंस पे बार लगा है, इसको बार बोलते हैं। जैसे ये ऑप्शन में दिया गया नहीं, पहला ए ऑप्शन क्या दिया गया है 0.4 और ऊपर एक डंडा लगा है, इसको डंडा नहीं इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। आज से मेरे साथ बोलो एक बार फिर से, क्या बोलते हैं, बार बार बार, क्या बोलते हैं, बार। और दूसरा क्या है, 0.5 बार। तीसरा क्या है 0.6 बार, और अगला क्या है 0.7 बार। ओके, तो इसको बार बोलते हैं। एक्चुअली बार का मतलब क्या होता है भैया, बार का मतलब ये होता है, सुनो, जैसे अगर हम लिख लें 0.3 तो बार बार, जैसे अभी सुनो इधर देखो, अगर हम 3 से 1 में भाग करें तो क्या होता है,
तो भैया एक में तो भाग जाएगा ही नहीं। हाँ नहीं जाएगा तो दशमलव लगाओ ना, दशमलव लगाए, यहाँ 0 बढ़ा तो 3 त्रिका 9, फिर कितना आया, एक आया, दशमलव लगा एक 0 बढ़ा, 3 त्रिका 9, फिर एक आया, फिर एक आया, फिर 3 त्रिका 9। तो भैया ये तो कट ही नहीं रहा। तो जो संख्याएं नहीं कटती हैं ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। और ऐसी संख्याओं को लिखने के लिए तो 0.33333 ऐसे ऐसे ना करते हुए आप अगर 0.3 के ऊपर बार लिख देंगे तो इसका भी मतलब यही होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, यही होता है। ओके, तो डरने की बात नहीं। चलो अब इसमें आओ। अब तुम्हें बार का मतलब समझ में आ गया ना, कि अगर कहीं भी बार लगा हो तो इसका मतलब वो संख्या बहुत दूर तक जा रही है वैसे वैसे। ठीक है, अब चलो आओ कमाल, इधर आओ। तो 5 3 15 तो यहां हो जाएगा 0.15 प्लस 5 दूनी 10 तो 0.10 अपान में क्या होगा 5 9 45 तो 0.45। ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई। अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जैसे तुमने जोड़ा तो 0 कितना हो गया 25 बटे 0.45। अब देखो 0 अगर दोनों पे सेम सेम स्थान पे तो तुम दशमलव को हटा सकते हो, दशमलव को हटा दो। जैसे तुमने हटाया इसको काटो, 5 दूना 10 और 5 9 45 तो ये होगा कितना 9 बटा कितना 2 बटे 9। सही है, 5 दूना 10 5 9 45। हाँ ठीक है। अब तुम 9 से क्या करो 20 में भाग करो, तो 9 में 20 से तो भाग जाएगा नहीं, तो तुम्हें 0 लगाना पड़ेगा। जैसे दशमलव लगाए यहाँ 0 बढ़ा तो 9 दूनी 18, 18 के बाद 2 आया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हाँ 5 हम 25, 5 पंचे 25 होता भाई। अब देखो ये होगा 5 पंचे 25 और 5 9 45 तो 5 बटे कितना आ गया 5 बटे 9। अब 9 से 50 में यानी कि 9 से 5 में तुम्हें क्या करना है भाग। अब देखो नॉर्मली तो ये भाग जाएगा नहीं, नॉर्मली तो ये भाग जाने से रहा, तो 0 लगा के दशमलव लगाओ और जैसे दशमलव लगाते हैं 50 होता, तो 9 पचे 45, फिर यहां पे कितना है 5, फिर दशमलव लगाए 0, फिर यहां पे 50, फिर 9 25 45। तो देखो ये वाली सिचुएशन जो 5 5 5 जैसे बता नहीं था 3 3 3, अरे यहां देखो ना यार, यहां देखो 9 से भाग किए 5 में तो दशमलव लगाए 0 आया, 9 25 45, 5 आया, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ाए तो 9 25 45, फिर 5 आया, दशमलव लगाए 0 पंचे, तो ये 5 5 आता जा रहा है। यानी कि इसी 5 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इतना लिख दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.5555 ये मान लिया जाता है कि अगर आपने बार लगाया है तो इस बार का ऐसे चला जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकेंड ऑप्शन 0.5 के ऊपर बार जो लगा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, 47 और 48। अब करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चल अब देखो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है मेरे भाई, 0 3 4 7 और 8 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। अब देखो एक बात तुम्हें बता दें कि ऐसे क्वेश्चंस जो करे जाते हैं, कौन कौन सी संख्या है 0 3 4 7 और 8, ये संख्याएं हैं तुम्हारे पास 0 3 4 7 और 8। अब ये बताओ कि इनको मिला के सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। ये बात करने के लिए अगर सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले पता है इसमें सबसे बड़ी संख्या लो, उसको लिख दो, 8 है ना, 9 नहीं है 8 है। सबसे बड़ी संख्या जो है उसको ले लो, फिर उससे बड़ी जो है उससे छोटी उसको ले लो, फिर उससे छोटी ले लो, फिर उससे छोटी ले लो और लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिख दो। तो ये हो गई इन पांचों संख्याओं से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या। बात समझ में, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई, और सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी भाई, 0 कभी यहां पे मत लिखना, क्योंकि 0 अगर यहां पे लिख दोगे तो ये 5 अंक की संख्या नहीं रह जाएगी। ओके, इसलिए सबसे पहले 3 लिखो, उसके बाद 0 लिखो, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 8।
ये बात समझ में आती? अब इन दोनों को घटा दो आराम से। घटाना किसको नहीं आता यार? एक तो इसको तो घटाना तो एक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बताओ कि 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, यहां पे बचा कितना? यहां पे बचा 2, यहां से एक कैरी लाए यानी कि एक हासिल लाए 12, 12 में से 7 गया 5, बात समझ में? यहां पे हो गया 3, यहां पे हो गया 3, यानी कि 13 में से 4 गए 9, यहां पे बचा कितना? 6, 6 को ऐसे ही उतार लो। यहां पे बचा क्या? यहां पे 8 है ही, 8 में से 3 गया 5, यानी कि तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 56,952। 56,952 क्या ऐसा कोई आंसर है क्या? क्या ऐसा कोई आंसर है? 56,952। हाँ, फोर्थ नंबर बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, तो आपका ये कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका था क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। चलो क्वेश्चन नंबर 50 यहीं पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 50 देखो यहीं पे। ये भी क्वेश्चन अपने आप में ना गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। देखो, प्रत्येक 3 सेंटीमीटर किनारों वाले 2 घनों को सिरे से सिरे तक जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। एक घनाभ बनाया जाता है। अब हम इसको आपको कैसे समझाएं? देखो, इसको ऐसा करो कि यहाँ एक बना के तुम्हें समझा देते ना, कि जैसे मान लो कि एक ये घन है, अरे एक डिब्बा है ना छोटा छोटा, ये एक डिब्बा छोटा वाला है, ये एक तुम्हारा घन है। क्या है? एक घन है। ये एक घन है और एक घन और है, ये 3 सेंटीमीटर का है। कितना का? 3 सेंटीमीटर किनारों का। अच्छा, एक घन और है तुम्हारे पास ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही एक घन और है, एक घन और है, एक घन और है, ये दूसरा घन, इसका भी 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, इन दोनों घनों को, जैसे 2 डिब्बे रहे तो 2 डिब्बों को अगर आपस में सटा देते हो तो एक बड़ा डिब्बा नहीं बन जाएगा ऐसे? एक बड़ा डिब्बा नहीं बन जाएगा ऐसे? तो अगर ऐसे बन गया एक बड़ा डिब्बा, तो हमें ये बताओ मेरे भाई कि जहां पे ये 3 था तो अब ये 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, बाकी ये तो 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि भाई ये 3 सेंटीमीटर का घन है, तो ये 3 और ये ऊंचाई भी 3। वैसे इसमें अब इन दोनों को मिला दिए तो मिलाने के बाद ये तो 6 बन जाएगा, लेकिन ये 3 और ये तो 3 ही रहेगा ना। तो अब इन दोनों को जब मिलाए तो क्या हो गया? 6, 3, 3। पहले इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? 3, 3, 3 थी, लेकिन अब इसकी लंबाई 6 हो गई, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 3। अब ये बताओ, अगर किसी घनाभ की लंबाई जो है वो 6 हो, चौड़ाई जो हो वो 3 हो और ऊंचाई जो हो वो 3 हो, तो ये बताओ मेरे भाई मुझे कि इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? आयतन बराबर क्या होता है? जल्दी से हम पहले ये बताओ, आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये बात समझ में? अब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसका 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा? 6 गुणे 3 गुणे 3, 6 गुणे 3 गुणे 3, तो 6 त्रिक 18, 18 तियां 54, 44। लेकिन यहां पे क्या हुआ? अगर वो सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी कि घन सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये होगा 54 यानी कि 54 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 49 के बाद 50। ओके, तो ये क्वेश्चन पहले आप बिल्कुल देखो, ढंग से देखो, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए भाई। कुछ नहीं करना था इसमें, इन दोनों को आपस में उठा के जोड़ दो। जोड़ने के बाद क्या जुड़ जाएगा? केवल लंबाई वाला पार्ट जुड़ जाएगा, बाकी ऊंचाई और चौड़ाई उतना ही रह जाएगी। भाई लंबाई भी उतनी रह जाएगी, और मतलब लंबाई तो 3, 3, 6 हो जाएगी, चौड़ाई जो है वो उतना ही रह जाएगी और ऊंचाई भी उतना ही रह जाएगी। तो ये जो बन रहा है इसका 6, 3, 3, तो 6, 3, 3 के हिसाब से आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 6 गुणे 3 गुणे 3, तो 6 त्रिक 18, 18 तियां 54। ओके, तो मुझे लगता है ये बात बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अब आप ऐसा करो कि आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो है 51। क्वेश्चन नंबर 51 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है कि किसी धन का, ध्यान से देखो, तुम्हारी स्क्रीन पे भी चला गया होगा, कि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज
300 रुपए हो जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें दर दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, दर। तो दर कितना दिया गया है, जल्दी से देखो तो 10% दर दिया गया है 10%। उसके बाद देखो क्या दिया गया है, समय। समय कितना दिया गया है, समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है आपका 3 वर्ष, 3 वर्ष। उसके बाद देखो मेरे भाई क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है ब्याज। ब्याज 300 रुपया दिया गया है। ब्याज क्या दिया गया है, ब्याज 300 रुपए दिया गया है। चलो जल्दी से हमें ये बताओ कि तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है किस धन का, यानी कि मूलधन। तो ये बताओ कि मूलधन का सूत्र क्या होता है। तो मूलधन बराबर क्या होगा, मूलधन बराबर क्या होगा, 100 गुणे ब्याज बटे दर गुणे समय, दर गुणे समय। तो चलो आ जाओ, 100 गुणे ब्याज, ब्याज बताओ, ब्याज, अरे ब्याज बताओ ना भाई, ब्याज कितना है, 100 गुणे ब्याज। तो ब्याज कितना है, यहाँ पे ब्याज दिया गया है 300 रुपए, 300 बटे दर, दर कितना है, दर 10% है, और गुणे समय कितना है, समय 3 वर्ष है। चलो जल्दी से, इस जीरो से इस जीरो गया, और 3 एक के 3, 3 दहमा 100। तो भी 100 गुणे 10, 100 गुणे 10 बराबर 1000 रुपए। तो यानी कि वो जो मूलधन होगा मेरे भाई, वो मूलधन कितना होगा, 1000 रुपए होगा, जिसपे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 300 रुपए मिल रहा है। और सुनो एक बात बता दे तुम्हें, अगर ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हो। बोलो कैसे, 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालो चला। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। जल्दी से करो, ये दोनों क्या, 100 300। देखो 300 आया कि नहीं, ये वही 300 आया जो 300 रुपए ये ब्याज ऊपर आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप यही के यही सॉल्यूशन निकाल के इसका सॉल्यूशन निकालने के बाद इसको चेक भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बिल्कुल अपना हुआ होगा आपका, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपका अपना हो गया तो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 यहीं पे ले ले, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखो ध्यान से, तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखो क्या कह रहा है कि 50 का 80% तथा 80 का 50%। वेरी गुड क्वेश्चन है ना। 50 का 80% और 80 का 50% कितना होगा। तो भाई जहां भी का आ जाए, का वहां पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 50 का 80%, तो 50 गुणे 80 बटे 100। 50 का 80% यानी 50 गुणे 80 बटे 100। तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 आ गया, प्लस क्या कह रहा है, प्लस 80 का 50%। तो अब की बार भी वही कर दो, 80 का माने गुणा 50% माने 50 बटे 100। तो ये गया, तो कितना आया 40। तो 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 40 बराबर कितना आ जाएगा, 80। सीधी सी बात है, 80 है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये 52 नंबर तक के क्वेश्चन अब आपको कहीं भी समस्या नहीं क्रिएट कर सकते। आपको बिल्कुल जबरदस्त ढंग से 52 नंबर तक बिल्कुल परेशानी ही नहीं होगी। तो आप ऐसा करो कि अब करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 जरा देखना ध्यान से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एक रेलगाड़ी 100 मीटर 9 सेकंड में तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो सबसे पहले तो यार ये बताओ कि चाल बराबर क्या होता है। सबसे पहले ये बताओ कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये बताओ, अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो इसने कितनी दूरी कितने समय में तय करी भैया, 100 मीटर 9 मिनट में तय करी है। तो इसकी जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ जाएगी, 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, लेकिन हमें जो आंसर बताना है वो आंसर हमें किस में बताना है, वो आंसर हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो एक बात पहले भी बताए थे, आज भी तुम्हें बता रहे हैं कि अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं, 18/5 से। तो मेरे भाई इसको 18/5 से गुणा कर दो। तो जैसे तुमने 9 1 के 9, 9 दूनी 18 करा
और 5 एके 5 और 5 दूना यानी कि 20 बार जाएगा, तो 20 दूना कितना देगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आपका कितना देगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर नंबर 4 इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। अब देखो ऐसा भी हो सकता था कि वो तुमसे ये कहता कि एक रेलगाड़ी है जो 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में जाती है। कितनी 40 किलोमीटर की दूरी कितने में जाती है 1 घंटे में जाती है। 1 घंटे में जाती है तो उसकी चाल मीटर पर सेकेंड में बताओ, तो क्या करते, तो भाई क्या करते 40 किलोमीटर 1 घंटे में यानी कि 40/1, एक माने कुछ नहीं, चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो किसी भी चीज को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मेरे भाई कितने से गुणा करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। तो 5/18 से जरा इसे गुणा कर दो, 5/18 से गुणा करो। 5/18 से जैसे तुमने गुणा किया तो 2 9 18 और 2 10 20 यानी कि 10 25 कितना हो गया 10 25 9 से काटे ना 2 से तो 2 दूना 4 यहाँ पे 20 आएगा 20। अब देखो 20 पंचे कितना हो गया 100/9 क्या मीटर प्रति सेकेंड। तो ये देखो यही चीज आ गया कि नहीं। अगर इसको तुम बदलोगे इसमें मीटर प्रति सेकेंड में, तो देखो ये भी वही चीज दे रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस वाले क्वेश्चन से तुम्हें 2 बात समझनी है। पहली बात ये कि किसी भी चाल को, जो चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, अगर उसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। 18/5 से गुणा करते हैं। अगर कोई चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करते हैं 5/18 से। तो 2 क्वांटिटीज याद रखना 5/18 और 18/5। भैया मैं कभी ना भूल जाता हूं कि यार 5/18 किस में 18/5 किस में। तो ये बताओ किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर। भैया किलोमीटर बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो इसीलिए जब तुम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना तो 18/5 से गुणा करना। अब कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब देखो अब बताओ मीटर छोटा होता है ना, मीटर छोटा होता है, इसका मतलब अगर कभी मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हुआ तो किससे गुणा करोगे छोटे वाले से। छोटा मतलब 5/18 से। ओके, तो ये दोनों बात समझ में आई आपको, गुड। अगर ये बात समझ में आ गई तो चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो है क्वेश्चन नंबर 54। क्या है क्वेश्चन नंबर 54। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। रवि कुछ टाफियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीदता है, यानी कि 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदता है और उन्हें 1 रुपए की 5 की दर से बेच देता है। देखो तो 2 टॉफी कितने में खरीदा था 1 रुपए में। 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदा था, तो 1 टॉफी की कीमत कितनी हो गई 1/2 रुपए। 1/2 रुपए। अच्छा ये बताओ आज क्या हो रहा है, आज वो 5 टॉफी 1 रुपए में बेच रहा है। तो 5 टॉफी ये तो होगा क्रय मूल्य वाला पार्ट। क्या हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य वाला पार्ट। क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य 1 टॉफी का कितना आया है 1/2। वैसे ये बताओ कि 5 टॉफी कितने में 1 रुपए में, तो 1 टॉफी 1/5 रुपए में। अच्छा ये बताओ 1/5 बड़ा है कि 1/2। भैया 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है। तो पूछ क्या रहा है इसमें पूछ रहा है तो उसकी हानि, सीधी सी बात हानि होगी ना यार, कि 50 पैसे में खरीदा है और ये 20 पैसे में बेच रहा है, तो भाई घाटा ही तो होगा। तो चलो देखो कितने का घाटा हुआ, हानि कितने की हुई, हानि हुई 1/2 माइनस 1/5। तो 1/2 माइनस 1/5 जैसे किए तो इन दोनों का लासा जैसे लोगे तो आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 5 माइनस 2 तो यहाँ हो जाएगा 3/10। 3/10 रुपए की हानि हुई, तो 3/10 रुपए की इसकी हानि होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हानि का प्रतिशत बताना है। तो हानि प्रतिशत, तो देखो प्रतिशत हानि का फार्मूला बहुत पहले बताए थे, आज भी 100 गुणे हानि बटे क्या क्रय मूल्य। अच्छा ये बताओ कि 100 गुणे हानि का मतलब कितना है, हानि 3/10 और बटे क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य यानी खरीदा गया 1/2। 1/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 1/10 से 1/10 कट गया, तो 3 दूनी 6 10 60 यानी कि 60% का क्या हुआ हानि।
60% की क्या हुई, हानि हुई। आ रहा है क्या ऐसा आंसर? बिल्कुल आ रहा है। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस में चाहे टॉफी हो, चाहे आम हो, चाहे कोई फल हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले एक का निकालो। अब जैसे 2 टॉफी इसने 1 रुपए में, 2 टॉफी 1 रुपए में खरीदी थी, तो एक टॉफी कितने में, एक टॉफी कितने में खरीदा, 1/2 रुपए में। ओके, अब देखो ये तो क्रय मूल्य वाला पार्ट होगा, ये क्रय मूल्य वाला पार्ट होगा। उसके बाद देखो 5 टॉफी 1 रुपए में बेचा, तो ये बताओ एक टॉफी कितने में बेचा, 1/5 रुपए में। तो सीधी सी बात है, एक टॉफी का निकालो, एक टॉफी का। तो एक टॉफी का क्रय मूल्य 1/2 और एक टॉफी का विक्रय मूल्य 1/5। तो अब ये बताओ कि हानि कितना होगा, हानि कितना होगा, 1/2 माइनस 1/5। जब 1/2 माइनस 1/5 किया तो कितना है, 3/10, 3/10। और 3/10 जैसे आया, प्रतिशत हानि का फार्मूला किसको नहीं पता, सबको पता है। तो 100 गुणे हानि बटे क्रय मूल्य, और 100 गुणे हानि बटे क्रय मूल्य जैसे किए, तुरंत के तुरंत तुम्हारा आंसर आ गया कितना, 60%। ओके, तो 60% अगर आ गया मेरे भाई, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर 4। ओके, चलो।